ओके, तो अब लास्ट हमने जो चीजें देखी थी वो थी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक की हम चीजें देख ली थी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपको एक दफा करना होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि उसमें आपको जो जो चीजें मांगी जा रही हैं वो अ, आपको निकालनी आनी चाहिए। और मैं भी इंशाल्लाह आपको जो है वो शाम में या कल आपको जो है वो एक प्रैक्टिस के लिए भी एक जो है वो 2-3 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी आपने सिर्फ वो कैलकुलेट करनी होगी, दैट्स इट। तो आपको सब चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया भी है कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो होता है उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, वर्किंग ज़्यादा होती है, इसलिए लगता है कि आपको ज़्यादा होगा। बट पेपर में वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपने क्लास में करनी है वो नहीं आती, उसमें सेलेक्टेड आपसे जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी पेपर के अंदर। ठीक है। अच्छा, हमने जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा है, और मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन मैंने बताया आपको, और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मैंने आपको बता दिए थे, जिसके अंदर आपने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और सेंट्रल टेंडेंसी के नतीजे चीज़ें कैलकुलेट करी थी। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल भी कैलकुलेट किए थे इसी के अंदर। उसके बाद आपने जो है वो सेंट्रल डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट किए थे। यानी सेंट्रल डिस्पर्जन था आपका मीन डेविएशन, और इसका रिलेटिव मेजर था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और ये दो एस्पेक्ट्स में जो है वो कैलकुलेट करते हैं, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। ये आपकी क्या पास की कैलकुलेशन मैंने आपको करवाई है क्लास में, बल्कि इवन ये कि आपने खुद ये कैलकुलेशन क्लास में करी हुई है। रॉ के पर्सपेक्टिव से भी करी हुई है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी की हुई है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से आपको करनी थी। जिन्होंने कर ली है उनके लिए आसानी है, बट जिन्होंने नहीं करी है वो उस सवाल को वहां करेंगे तो ये चीजें उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आज जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द मेजर ऑफ द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे आप कहते हैं मोमेंट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, जो भी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो या आपने बनाई हो कोई डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका अगर हम ग्राफ बनाएं, वो जो ग्राफ आपको चीज रिप्रेजेंट कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कि वो शेप उसकी आइडेंटिफाई करती है वो डाटा आपका कैसा है। Number of there are a number of characteristics of data that can be described and studied by special quantities called moments. Moments आपके पास क्या होते हैं? Moments समझ लें आप, आपके पास चार ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करती है। पहली चीज जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करती है वो आपका एवरेज होता है। ठीक है जी, फर्स्ट मोमेंट समझ लें आपका एवरेज है। पहला मोमेंट आपका एवरेज होता है जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी को लोकेट कर रहा होता है। ठीक है जी। फिर आप आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड मोमेंट की तरफ, तो सेकंड मोमेंट आपका जो होता है वो सेकंड मोमेंट आपका जो है वो सेंट्रल डिस्पर्जन को लोकेट कर रहा होता है, यानी आपको बता रहा होता है कि आपका डेटा सेंट्रल वैल्यू से कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। ठीक है जी। थर्ड मोमेंट जो होता है आपके पास, थर्ड मोमेंट शोज द स्क्यूनेस ऑफ द डाटा। ठीक है जी। यानी आपके पास समझ लें कि जो आपके पास स्क्यूनेस होती है, स्क्यूनेस आपके पास जो है वो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो बताती है कि आपकी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है जी। और द फोर्थ थिंग इज कर्टोसिस। कर्टोसिस आपके पास क्या होता है? कर्टोसिस आपको ये बताता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में पीकनेस कितनी है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो फ्लैट है या वो पीक्ड है। ठीक है जी। पीक का मतलब समझते हैं कि जो आप जैसे पहाड़ की चोटी को पीक कहते हैं, तो अगर उसके अंदर पीकनेस आ रही है तो वो किस चीज को शो कर रहा है? ठीक है जी, वो एक अलग चीज को शो करता है। फ्लैटनेस होती तो वो किसी और चीज को शो करेगा। जैसे स्क्यूनेस के अंदर हमने बताया था कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी कोई स्क्यूनेस ही नहीं होगी, बिल्कुल बैलेंस बेल शेप फिगर बनेगी। और अगर आपके पास स्क्यूनेस नहीं होती है, आपके पास अगर जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, तो अब आपका डाटा जो है वो क्या होगा? स्क्यूड होगा। इधर स्क्यूड टू द लेफ्ट और स्क्यूड टू द लेफ्ट। यानी आपके पास क्या आ जाएगा? यानी आपके पास जो है वो आ रहा होगा क्या कि नेगेटिव स्क्यूनेस आएगी या पॉजिटिव स्क्यूनेस आएगी।
अभी हम उसको आगे देखते हैं। अच्छा, दो जो मेन आपके पास बेसिक्स वाले आते हैं वो तो आपके पास क्या हो गया, एवरेज हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी, और वेरिएंस बनता है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया है वेरिएंस, और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है, दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट। टू मोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, दैट इज द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, यानी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है कि वो बेल शेप कैसा है, और उसकी बेल शेप के अंदर उसकी पीक कैसी है। ये दो चीजें बताती है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम जो है वो इसके आगे की कुछ चीजें देखते हैं। अब मोमेंट्स, पहली चीज क्या है, दैट इज द मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अगर हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करें तो उसके अंदर आपके पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पे, वो सिंपल फॉर्मूला आपके पास शो हो रहा है। पहला फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो किस चीज को शो कर रहा है, पहला फॉर्मूला आपको देखें अगर, अच्छा, मोमेंट्स को शो करने के लिए, मोमेंट्स की कैलकुलेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और फर्स्ट मूवमेंट के लिए क्या हो जाएगा, M1, सेकंड मूवमेंट के लिए M2, थर्ड के लिए M3 एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए M4। अच्छा, और उसके साथ साथ फिर ये जो डैश लगा रहे हैं, ये डैश आपके पास जो है वो शो करता है कि ये मोमेंट्स की कैलकुलेशन है, ठीक है जी। यानी आप समझ लें कि ये M-1 शो कर रहा है फर्स्ट मूवमेंट को, ठीक है जी। और इस तरह M-2 जो है वो शो कर रहा है सेकंड मूवमेंट, M-3 थर्ड मूवमेंट, M-4 शोज द फोर्थ मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट की वैल्यू क्या शो कर रही है, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी आपके पास दो मोमेंट्स कैलकुलेट होते हैं, एक मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है और एक मोमेंट अबाउट मीन होता है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाएगी या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या कर रही होती है, अगर हम क्लास इंटरवल से एक्स निकालते हैं तो क्लास इंटरवल के सेंटर की वैल्यू वो एलोकेट करता है। जैसे अभी मैंने आपको सवाल कराया था उसमें 10 और 19 एक क्लास थी, और उसकी जब मैंने मिड वैल्यू एक्स निकाली थी तो आया था 14.5। तो ये 14.5 क्या हो गया, आपका सेंटर बन जाएगा उस क्लास का, ठीक है जी। और उस क्लास के सेंटर के हिसाब से अब आप मोमेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हम इंडिविजुअल क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास से जब हम उसके इंडिविजुअल सेंटर की बात करेंगे उसको हम लेंगे, बेस बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ठीक है जी। और मोमेंट अबाउट ओरिजिन में फर्स्ट वैल्यू आपकी अर्थमेटिक मीन होती है, समझ गए, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। क्लियर, गॉट इट। अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अब इसके फॉर्मूले में इन्हांसमेंट क्या हो रही है, इसके फॉर्मूले में इन्हांसमेंट क्या हो रही है कि आपने जैसे मीन निकालने के लिए आप कॉलम बनाते हैं एफ एक्स का और डिवाइड कर देते हैं उसको एफ के टोटल से, ठीक है जी। अब अगर मुझे सेकंड ऑर्डर मूवमेंट या फर्स्ट फोर ऑर्डर मूवमेंट निकालने हैं अबाउट ओरिजिन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पास वहां पर एफ एक्स के बाद तीन मजीद कॉलम और बनाने पड़ेंगे। एक बनेगा एफ एक्स का कॉलम, एक बनेगा एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम। अब ये याद रखिएगा यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग मेंशन किया हुआ है, एफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, एफ की वैल्यू सिंगल है, मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ। तो आपने एक ही दफा कैलकुलेटर में लिखकर इसको सॉल्व करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। पहले फ्रीक्वेंसी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू लिखेंगे और उस पर इंडिविजुअल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब जितना भी डेटा आपके पास गिवन है, 5 क्लासेस गिवन है, 6 क्लासेस गिवन है, 4 क्लासेस गिवन है, उन सब के ऊपर आप ये कैलकुलेशन निकालेंगे और इसका टोटल कर लेंगे। और अगर उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम द सेकंड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है जी। और इसी सीक्वेंस को जब हम आगे कैरी ऑन करते हैं तो आगे कैरी ऑन करके क्या बन जाएगा, आपके पास थर्ड मूवमेंट बनेगा और फोर्थ मूवमेंट बनेगा अबाउट ओरिजिन। अब आप याद रखिएगा कि अबाउट ओरिजिन की जब भी बात करेगा तो अबाउट ओरिजिन में फर्स्ट मोमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आपके पास सवाल जो है वो रॉ डेटा में आ जाता है,
और रॉ डाटा के अंदर जो है वो मुझे मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब आप इसके फॉर्मूले को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर याद हो, जो लास्ट मैंने लेक्चर 2 लिए हैं उसके अंदर हमने जब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो मैंने आपको बताया था जितने भी रॉ डाटा के फॉर्मूले हैं जिसमें एन आता है, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं समीशन एफ के साथ। ठीक है जी। अगर कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो चीज गिवन होगी, अगर मुझे उसको रॉ पे लेके जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जहां समीशन एफ है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, एन से। और जहां जहां एफ बीच में आ रहा है वहां से मैं एफ को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। जब मैं एफ को रिमूव कर दूंगा तो ये फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, ये फॉर्मूले जो है वो बन जाएंगे आपके रॉ डेटा के पर्सपेक्टिव से फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या हो जाएगा लाइक दिस, कि अगर मैं इसको यहाँ पे आपको शो कर दूं थोड़ा सा, यानी ये बन जाएगा कैसे, ये हो जाएगा आपके पास m1 डैश इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। फिर हो जाएगा m2 डैश, ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास m2 डैश, ठीक है, m2 डैश इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। फिर m3 डैश इक्वल्स टू समीशन एक्स क्यूब अपॉन एन। और m4 डैश इक्वल्स टू समीशन एक्स की पावर 4 अपॉन एन। अब सबको ये तो पता होना चाहिए कि भाई पावर्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास जो है वो सिंपल क्वेश्चन आता है रॉ डेटा का, तो उसमें एक कॉलम तो एक्स का बनेगा, एक कॉलम एक्स स्क्वायर का, एक कॉलम एक्स क्यूब का, एक कॉलम बनेगा एक्स की पावर 4 का। इन सबको अगर हम जो है वो क्या कर लें, इन सबको अगर हम कैलकुलेट कर लें और टोटल करें, तो हम फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, अबाउट ओरिजिन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि फोर्थ मोमेंट पे आके हमारी बात जो है वो खत्म हो जाए। मोमेंट्स तो आगे और भी निकल सकते हैं, मगर जो मेजर इस्तेमाल होते हैं वो फर्स्ट 4 मोमेंट्स ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब ये चीज क्लियर हो गई आई थिंक, कि अब आपके पास जो है वो जो मोमेंट्स हैं आपके पास, अबाउट ओरिजिन मींस, अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है कि जब हम, मिसाल के तौर पे आपके पास क्या करते हैं, अगर हम किसी क्लास की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी भी क्लास की बात करें लाइक दिस, कि अगर हमने जो है वो एक क्लास इंटरवल बनाई थी जैसे भी 10 to 19, ठीक है जी। अब इस 10 to 19 का ये क्लास इंटरवल थी, जब मैंने इसका एक्स निकाला था तो इन दोनों को प्लस करके मैंने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था। तो ये क्या आया, 14.5, 14.5 आ गया इसका ओरिजिन। ठीक है जी। समझ ले कि इन दोनों का सेंटर आ गया ये 14.5। अब जब ये इन दोनों का सेंटर आ गया 14.5, तो इसको वो क्या कर देते हैं, इसको वो करते हैं कंसिडर दैट इज दी ओरिजिन। ठीक है। अब हर वैल्यू को आप इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, जब हर वैल्यू को इसी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे तो फिर अब क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बिकम द मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ठीक है जी। तो ये आपके पास वैल्यू आती है पहली, दैट इज कॉल्ड मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको याद रखना है कि अबाउट ओरिजिन द फर्स्ट वैल्यू इज अर्थमेटिक मीन। ये आपकी जो की पॉइंट है, एक्चुअल चीज वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब क्लियरली इसको जो है वो हम ओरिजिन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्लियरली बोल नहीं सकते, हम सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बताते हैं कि जब हम एक्स के हिसाब से जो है वो ले रहे होते हैं वैल्यूज, एक्स को ही हमने क्या किया हुआ है, वेटेज दी हुई है यहाँ पे देखें आप। एक्स को ही सबकी वेटेज में आ रहा है, x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4। तो ओरिजिन मीन्स कि आपके पास क्या है कि वो स्टार्टिंग दी वैल्यूज जो है वो आपने, समझ लें कि अगर हम रॉ डेटा की बात करेंगे तो रॉ डेटा में क्या होगा, रॉ डेटा में तो आपके पास एक्स की वैल्यू एज इट इज वही है। ठीक है जी। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास क्या होगा, एक्स ऐसे ही अवेलेबल होते हैं सारे। ठीक है जी। तो वही ओरिजिन्स कहलाते हैं। क्लास इंटरवल्स में ऐसा होता है कि जब आपके पास वैल्यूज जो है वो इस तरीके से नहीं आती हैं, जब दो वैल्यूज बीच में आ रही होती हैं तो दो वैल्यूज के बीच में हम क्या करते हैं, उसका एक ओरिजिन पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट को आप इस सेंस में कह सकते हैं कि वो ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, कि एक क्लास के दरमियान की वैल्यूज का। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। बाकी कैलकुलेशन के अंदर जो है आपके पास क्या है,
क्योंकि आपके पास रॉ डाटा और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के अंदर एक्स पहले से मौजूद होता है, इसलिए हम इसको जो है वो क्या करेंगे, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के तौर पे लेते हैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दैट विल बिकम, आपके पास क्या जो फॉर्मूले में चीजें चेंज तब्दील आएंगी, मैंने आपको वो लिख के दिखा दी। वो अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले मैं डेवलप कर चुका हूँ। तो आई होप कि अगर इससे रिलेटेड ऐसी कोई चीजें अगर आपके पास आती हैं, फॉर्मूले को मॉडिफाई करने की चीजें आती हैं, तो आप इतना एटलीस्ट जो है वो इसको जो है वो कर सकते हैं। हायर ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैन बी डिफाइंड इन द सेम वे, बट इन प्रैक्टिस movements beyond the fourth order are rarely used. It means कि आप इसी पैटर्न पे m-4 के बाद m-5, m-6, m-7 इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो क्या होगा आपके पास, देन इसके बाद आप आगे जब जाएंगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमें जो फोर मूवमेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम फोर तक ही कैलकुलेट करते हैं। अगर वो कोई आपसे स्पेसिफिकली आपको कहेगा अगर कि भाई आप सिक्स मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालें, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m-6 इक्वल टू समीशन एफ एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय समीशन एफ। सेम इसी पैटर्न से चलता रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज क्या है, आपको मैंने जब क्लास करी थी, ठीक है जी, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो अपने पास आप नोट डाउन करें। मैं आपके क्वेश्चंस अभी लेके जो है वो उसको सॉर्ट कर दूंगा। जब हमने बेसिक की क्लास ली थी तो बेसिक क्लास के अंदर हमने ये चीज बताई थी आपको कि आपके पास एक सैंपल डाटा होता है और एक आपका पॉपुलेशन डाटा होता है। और सैंपल और पॉपुलेशन का जो मेन डिफरेंस होता है उसमें आपको मैंने बताया था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो पॉपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमने वहां पे आपको लिखवाया था, कैपिटल एन जो होता है वो पॉपुलेशन साइज को शो करता है। तो ये पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है, पॉपुलेशन साइज का जो पैरामीटर है वो क्या है, आपका कैपिटल एन। इसी तरीके से सैंपल साइज को जो शो करता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है स्मॉल एन। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एन है वो क्या कहलाता है, आपका सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। और कैपिटल एन जो है वो कहलाती है आपकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये मैंने आपको जो है वो बताई थी कि जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, और जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, ये मैं आपको आगे और जो टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी मैं आपको और जो है वो डिफाइन करूंगा कि जब हम सैंपल और पॉपुलेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और कहाँ कहाँ हमें जो है वो उसको अलग करके ही जो है वो डील करना होता है। बट अभी हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है इसको अलग अलग करने की। अभी हम सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं कि इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा। फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में फर्क आ जाएगा। अगर मैं μ-1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन ही है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। बस सिर्फ फर्क क्या हो गया कि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, जब मैं एज अ होल किसी चीज की बात कर रहा हूँ, और जब सैंपल की बात करूंगा तो वो m-1 हो जाएगा। फॉर्मूले में तब्दीली नहीं आएगी, इसका फॉर्मूला भी समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ रहेगा, इसका फॉर्मूला समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ रहेगा जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। और समीशन एफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय समीशन एफ, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, और समीशन एफ एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय समीशन एफ विल बिकम μ-4। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। तो ये सिर्फ फर्क क्या है आपके पास, कि आपको रिप्रेजेंट करने का फर्क है कि अगर आपको वो पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करके देता है तो आपने फिर ये m की जगह μ1 μ2 μ3 एंड μ4 जो है वो आपने क्या करना है, ये आपने जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन, वो थे मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, अब हम देख रहे हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन। अब आप जब मोमेंट्स अबाउट मीन देखेंगे तो अब आप देखेंगे कि अब आपने जो है ये वाली कैलकुलेशन भी पहले करी हुई है। ठीक है जी, मोमेंट्स अबाउट मीन जो है उनको हम मीन मोमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है,
और उनके जो फॉर्मूलाज हैं, उनके फॉर्मूलाज के अंदर देखें, ओरिजिन के फॉर्मूलाज में और अबाउट अबाउट ओरिजिन और अबाउट मीन के जो फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर फर्क क्या है? उसके अंदर फर्क आपके पास क्या है? डैश का फर्क है। ठीक है। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के अंदर M-1 यूज करते हैं आप, याद है? M-1, M-2, M-3, M-4। जब आप मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे तो अब यहाँ पे डैश की वैल्यू नहीं आएगी, डायरेक्ट आपने क्या लेना है? M1, M2, M3, M4। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद अब अगर आप इसके फॉर्मूले को देखें, आपने इसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ है, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समीशन एफ। ठीक है जी। और इसकी पहली वैल्यू क्या आएगी आपके पास? जीरो आएगी, ये आइडेंटिफाइड वैल्यू है। अगर आपने कोई चीज गलत की होगी इसके अंदर तो इसका सम जीरो नहीं आएगा, अदरवाइज फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है। इसको वो प्रूफ करने के लिए भी कह सकता है आपसे। सेकंड के अंदर फर्क क्या हो जाएगा? अब फर्क क्या है? वहां जो फॉर्मूला था वो एफ एक्स था खाली। अब यहाँ देख रहे हैं अबाउट मीन की बात कर रहे हैं, तो अबाउट मीन में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, याद आ रहा है आपको? ये आपने ये कैलकुलेशन मीन डेविएशन अबाउट मीन में करी हुई है। एक्स माइनस एक्स बार वो मॉडुलस में होता था। ठीक है, एब्सोल्यूट लेते थे, मगर यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है। एक्स माइनस एक्स बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला था वेरिएंस का। यानी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वो हमारे क्या होगा? सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमारा वेरिएंस होता है। ठीक है जी। सेम उसी पैटर्न पे हमने क्या किया? थर्ड मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी है एंड फोर्थ मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी है, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4। जैसे वहां पे मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन के अंदर चार कॉलम्स बनने, वैसे ही चार कॉलम्स यहाँ पे भी बनने। और इसके अंदर फर्स्ट कॉलम का टोटल जो है वो क्या होगा? जीरो आएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यूज जो है वो आपके पास जनरेट होंगी। फर्क क्या है? याद रखिएगा, मोमेंट्स अबाउट मीन के अंदर डैश नहीं आता, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में डैश आता है। ठीक है। अगर डाटा में आपके पास वैल्यू जो है वो क्या हो, सेम पैटर्न पे आगे कैलकुलेट करनी हो और वो कहे कि सिक्स मोमेंट आप कैलकुलेट करें अबाउट मीन, तो ये फॉर्मूले का पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। वो M6 हो जाएगा, समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार होल पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले डाटा का मीन निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जो है वो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको पास मोमेंट की रिक्वायरमेंट है वो जब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। दूसरी मेन चीज क्या है? जैसे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में फर्स्ट मोमेंट अर्थमेटिक मीन होता है, मोमेंट्स अबाउट मीन के अंदर सेकंड मोमेंट जो होता है वो आपका वेरियंस होता है। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चीजें बदलती नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? सेम, अगर ये वैल्यूज किसके लिए हैं? ये वैल्यूज आपके पास सैंपल के पर्सपेक्टिव में अगर आ रही हैं, अगर वो पॉपुलेशन को स्पेसिफाइड करके दे देता है आपको, तो फिर आप इसको एम को किससे रिप्लेस कर देंगे? आप इस एम को रिप्लेस कर देंगे म्यू से। ठीक है। म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 विल बिकम दी मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है जी, इस पे डैश नहीं लगा हुआ होगा। ओके। तो अब यहाँ तक हमने जो है वो मोमेंट्स अबाउट मीन को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद फिर जो है वो अब हमने जो है वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस स्टार्ट करनी है। तो इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट मीटिंग में हम जो है वो अपना मोमेंट्स अबाउट स्क्यूनेस को जो है वो स्टार्ट, मेजर ऑफ स्क्यूनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है।